हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आपको पता ही होगा कि आपका एम्स का जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, उसकी डेट वगैरह आ चुका है। तो बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि भाई अगर हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स कहीं से मिल जाएं और हम उन्हें प्रैक्टिस कर पाए, देख पाए किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। पिछले साल से मैंने 2024 का पेपर सॉल्व कराया था, बच्चों ने बहुत प्यार दिखाया और मैं इस बार भी चाहता हूं कि आप सभी लोग बहुत प्यार दिखाएं। पिछली साल जो मैंने 2024 का वीडियो बनाया था जिसमें 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लगभग 20 से 25 हजार के बच्चों ने प्यार दिखाया था उस पर, और हम चाहते हैं कि इस बार भी आप इस वीडियो पर भी प्यार दिखाओ। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स का बीएससी नर्सिंग जो ओनर्स का एग्जाम होता है उसका प्रीवियस ईयर पेपर 2025 वाला। अब सबसे पहला जो आपके मन में डाउट होगा कि भाई आपके पास पेपर कहां से है। पेपर तो यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज रिलीज नहीं करता है, एग्जैक्टली रिलीज नहीं करता है, लेकिन ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जब बच्चे एग्जाम दे करके आते हैं उसके बाद लोग डिफरेंट डिफरेंट पूछते हैं, भाई इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो उन्हें याद रहता है। जब भी आप करके आओगे ना तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको याद रहता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर याद है तो ऑप्शन तो बना ही लेंगे और आंसर तो उसका जो करेक्ट होगा हो गई। उसी प्रकार से आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखोगे, किसी भी इंटरनेट पर देखोगे, मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं और रियल क्वेश्चन है। अगर हो सकता है आप में से कोई बच्चा ऐसा हो जिसने एग्जाम दिया हो 2025 वाला, तो उसे पता होगा कि भाई हाँ ये रियल पेपर है ना, होगा ना। और आपको लगे भाई किसे याद रहता है, मैं बताऊं, चलो बता देता हूँ किसे याद रहता है। ये वो बच्चे हैं जो हमसे 2025 में पढ़े थे और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना एम्स का पेपर दिया था और एम्स में सिलेक्शन भी लिया नर्सिंग के कॉलेजेस में। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स से ये क्वालिफाई किए और बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में अभी अपनी नर्सिंग की क्लासेस कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी यहाँ फोटो लगे और आपका भी सिलेक्शन हो 2026 में, तो आप हमारे इस आरंभ बैच के कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज को ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। किसको? आरंभ बैच के कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज को। अब सोचोगे ये कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज क्या है, मैं बता दूं एग्जैक्टली यही कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज लास्ट ईयर के बच्चों को भी मैंने ज्वाइन कराया था और उससे कई अच्छी चीजें भी इस बार हमने ऐड की है जरूरत के अनुसार। मैं बता दूं इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है और कहां मिलने वाला है। सबसे पहली बात, ये बैच हमारे नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे मिलेगा। जिस प्रकार से एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए, सेम उसी प्रकार से एम्स पैरामेडिकल के लिए भी हमने लॉन्च किया हुआ है। इस बैच में आपको 20+ टेस्ट मिलेंगे एग्जैक्टली आपके एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के एग्जैक्टली सेम उसी एग्जाम पैटर्न पर, कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। सीबीटी मोड में आपका ओरिजिनल पेपर होता है, सीबीटी मोड में ही आपकी टेस्ट सीरीज होगी ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ किस एग्जाम तरह से आपका पेपर होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के 20+, और आपके पास आपको पता है 4 सब्जेक्ट है तो यहाँ पर 80+ मॉडल पेपर्स आपको मिल जाएंगे ताकि आप अपने एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर पाओ बहुत अच्छी वाली। एंड यहाँ पर इसके साथ साथ आपको जितने भी चैप्टर्स हैं चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आएगी। एंड टेलीग्राम ग्रुप का पूरा सपोर्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे 23 के, 24 के, 25 के, जितने पॉसिबल है सारे हम अपलोड कर देंगे बैच में। एंड सबसे खास बात पता है क्या, इस बैच में जो पहला टेस्ट है इस बैच का वो कंप्लीटली फ्री है, आप सभी बच्चे जाकर के दे सकते हो अगर आपने बैच को ज्वाइन किया है तो भी और नहीं किया है तो भी। अब इतने सारे फीचर्स के साथ आप सोच रहे हो कि प्राइस बेशक ज्यादा होगी, एग्जैक्टली प्राइस तो हमने इसकी 499 रखी है, लेकिन अभी ऑफर के टाइम पे इसको हम मात्र 249 में बच्चों को दे रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप जैसे ही ऐप में जाओगे कोई भी कूपन कोड आपको नहीं लगाना है, डायरेक्टली ये 249 ही प्राइस शो होगा, वहां पर जाकर के आप बाई कर सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी आती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो बना करके डाल दिया कि कैसे कोर्स को ज्वाइन किया जाता है, आप उस वीडियो को पूरा देख लेना। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी रह जाती है, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, इंस्टाग्राम हमेशा खुला है, वहां पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो। और एक बहुत स्पेशल चीज मैं बता दूं, हमने एक इंस्टाग्राम बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जहां पर आपके एम्स पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग के सारे बच्चे हैं। आप वो ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो ताकि जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आए या फिर आपको अपनी क्लास के बच्चों से कम्युनिकेट करना हो आप कर पाओ। चलो ठीक है, आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का पेपर, और बायोलॉजी के जो 30 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री का करेंगे, फिर फिजिक्स का करेंगे, फिर आपके जीके के क्वेश्चन करेंगे। और बता दूं ये पूरा पेपर को हम पार्ट वाइज सॉल्व करने वाले हैं, एक साथ नहीं करेंगे। पहले बायोलॉजी करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, फिर फिजिक्स करेंगे, देन फिर आफ्टर उसके जीके का आपको करके हम 4 पार्ट में पूरा पेपर को देने वाले हैं। ठीक है, आज पार्ट 1 है, पार्ट 2 जब आएगा, पार्ट 3 आएगा, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते जाएंगे। हो सकता है आप
आप इस क्लास को देख रहे हो तब तक पार्ट 2 पार्ट 3 भी आ गया हो। तो और देखो सब कुछ सेम है, 100 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, आपका निगेटिव मार्किंग भी होगी जिस प्रकार से आपका एम्स में, सारे इंस्ट्रक्शन सेम वही लिखे जैसे कि आपको फील आए एकदम प्रॉपर। और ये पीडीएफ का लिंक भी, पीडीएफ भी आपको हमारे इस बैच में मिल जाएगा सेम, ठीक है। एंड जो बच्चे फ्री में चाहते हैं तो उनके लिए हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड करवा दी है, वहां से जाकर के देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नर्सिंग गुरु बोल के, ठीक है। सबसे पहले पार्ट 1 में हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस को यहाँ पर करने वाले हैं। हम देखेंगे बायोलॉजी में पार्ट 1 में क्या क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के क्वेश्चन है। और देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ना सब प्योर एनसीईआरटी से ही है। इसका मतलब है एग्जाम में आपके एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछता है और क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आपको प्रिपेयर भी नहीं करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हिच गैस वाज प्रेजेंट इन द मिलर्स एक्सपेरिमेंट, यानी कि मिलर प्रयोग में कौन सी गैस उपस्थित थी। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट का भी एग्जाम दे रहे होगे तो भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो बच्चियां होंगी जो नीट का भी एग्जाम दे रहे होंगे, तो भाई कौन सा था, मेजॉरिटी सबसे मेन जो कंपोनेंट था मिलर्स एक्सपेरिमेंट का, जो मेन गैस थी वो मीथेन थी बच्चों। क्या थी, मीथेन था। एंड सेकंड क्वेश्चन अगर हम करें, व्हिच डिजीज इज काज्ड बाय अ वायरस, क्या कौन सी डिजीज वायरस के द्वारा कॉज होती है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस है, दूसरा टाइफाइड है, तीसरा कॉमन कोल्ड है, लास्ट ऑप्शन है मलेरिया। अब जब आप यहाँ पे देखोगे पहला जो डिजीज है इसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हम नाम के बैक्टीरिया के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। अब देखो बैक्टीरियल है, इसके साथ साथ में इसका जो कॉजिंग एजेंट है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, उसका नाम भी याद रखना, आपके एग्जाम में डायरेक्टली अगली साल पूछा जा सकता है, ठीक है। टाइफाइड जो है यह भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है, टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है। हाँ बिल्कुल, टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि सल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। किसके द्वारा, सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उसके बाद अगर हम मलेरिया की बात करें तो ना तो ये मलेरिया ना तो आपका वायरल डिजीज है ना तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये एक प्रोटोजोअन डिजीज है। कैसी है, प्रोटोजोअन डिजीज है जो कि एनाफिलीज मॉस्किटो द्वारा होती है और इसके कॉजिंग एजेंट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या होते हैं, फेल्सीपेरम के द्वारा होता है, ठीक है। मेनली फेल्सीपेरम के द्वारा होता है और काफी ठीक ठाक लेवल का होता है। एंड अगर हम यहाँ कॉमन कोल्ड की बात करें, ठीक है, तो कॉमन कोल्ड जो होता है ये वायरल डिजीज है। किसके, क्या है, वायरल डिजीज है और ये वायरस के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन में वायरस वाला ही पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कॉमन कोल्ड हो जाने वाला है। आई थिंक आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार से 2024 का अगर आप चाहते हो कि मैं दोबारा से बनाऊं, ऑलरेडी मैं पिछले साल सॉल्व कराया हूं, लेकिन अगर आप चाहते हो, आपकी नीड है कि दोबारा से कराया जाए, तो एक बार कमेंट में बता देना, हाँ भाई 2024 वाला फिर से करा दो, हम दोबारा से देखना चाहते हैं। एंड कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। एग्जैक्टली सेम इसी लेवल के क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, इससे बाहर के लेवल के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। और यकीन मानो आपकी जो तैयारी होगी एकदम जबरदस्त लेवल की होने वाली है, बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज एन, गैस ने विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि इनमें से कौन सा स्वप्रतिरक्षी रोग है। ऐसा कौन सा डिजीज है जो कि ऑटो इम्यून डिसीज है। क्या वो डायबिटीज मेलाइटिस है, नहीं, ये तो नहीं है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, हो सकता है, देखते हैं अभी। अस्थमा है, नहीं। कैंसर है, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं बता दूं आपके एनसीईआरटी में आपके लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी डिजीजेस हैं जो कि आपके ऑटो इम्यून डिजीज में आती हैं। किस में आती हैं, पहली जो हो गई वो आपकी कौन सी, रीमेटॉइड आर्थराइटिस है, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है। एंड सेकंड कौन सी है वो आपको पता करनी है, ठीक है। क्या है, मैं ऑप्शन दे देता हूं, या तो आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या तो माइस्थीनिया ग्राविस है। चलो मैं बता देता हूं, जो पहली हो तो र्यूमेटॉइड हुई हो गई, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई, लेकिन जो दूसरी है वो माइस्थीनिया ग्राविस है, माइस्थीनिया ग्रेविस। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको मिलेगा, जो आपका स्केलेटन सिस्टम वाला चैप्टर है उसके डिसऑर्डर्स में ये बात लिखी हुई, माइस्थीनिया ग्रेविस वाला। और एक और डिजीज वहीं पर लिखी हुई है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। कौन सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होती है ये किसके द्वारा होती है, ये होती है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है,
ये क्या है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये चीज याद रखना, एग्जाम में आपकी नीट एम्स सब में पूछा जाता है, बहुत ही क्लियर बच्चों इस चीज को याद रखना और इसे कॉपी पे लिख लेना। मैंने बताया, अगर आप आई थिंक एम्स का मेरा आप ये पहला वीडियो देख रहे होंगे, मैं हर क्लास में बताता हूँ, अभी बहुत जल्दी हम एम्स का मॉडल पेपर भी स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने हर क्लास में बताया कि जब भी आप मेरी क्लास बैठो एक कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठो। चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पहली जो एंटीबायोटिक थी वह किससे प्राप्त हुआ था? क्या वो बैक्टीरिया यानी जीवाणु से हुआ था, वायरस यानी विषाणु से हुआ था, फंगस यानी कवक से हुआ था, या फिर एल्गी से हुआ था? अगर हम सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले कौन सा चीज से ऑब्टेन्ड हुआ था, तो फंगस से हुआ था। किससे हुआ था? फंगस से हुआ था। और उस फंगस का क्या नाम था बच्चों? पेनिसिलियम नोटेटम। ये उस फंगस का नाम था जिससे पहला एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हुआ था। और इसको किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब किस ईयर में बनाया था ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया कि जो पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था वो फंगस के द्वारा, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस के द्वारा था, और उसका नाम पेनिसिलिन था एंटीबायोटिक का। एंड उसको बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लेना, चांसेस रिपीट होने के इस साल 2026 में भी। और ये क्वेश्चन कहता है कि विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाई ओवरी, यानी कि अंडाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? क्या वो टेस्टोस्टेरोन होता है? बिल्कुल भी नहीं, टेस्टोस्टेरोन तो भाई मेल टेस्टिस द्वारा रिलीज किया जाता है। रिलैक्सिन होता है, देखते हैं। थायरोक्सिन होता है, देखते हैं। इंसुलिन होता है, बिल्कुल भी नहीं। थायरोक्सिन नहीं होता है, थायरोक्सिन तो आपका थायरॉइड ग्लैंड द्वारा निकलता है, T3 T4 जो हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, थायरॉइड हार्मोन। तो आपका जो ओवरी है ना, वो रिलैक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है, ये चीज याद रखना। और जो ये रिलैक्सिन नाम का हार्मोन है, ये सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही रिलीज होता है। कब होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही रिलीज होता है, उसके पहले कभी भी नहीं होता है रिलैक्सिन हार्मोन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी नहीं बोलेंगे, प्रेगनेंसी के बाद जो पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, उस टाइम पर रिलीज होता है, ताकि मसल्स को स्मूथ मतलब रिलैक्स फील कराया जाए और ज्यादा से ज्यादा वजाइनल ओपनिंग की जा सके, ताकि जो बेबी है वो बाहर डिलीवर किया जा सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस क्वेश्चन का तो आंसर मैं बताऊंगा, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और देना है तो देना, अगर आप चाहते हो सिलेक्शन होना, तो जितने क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूं, जितने क्वेश्चन बोलूं, कॉमेंट में लिखना है। ईमानदारी से आप ये चीज करना और देखना, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा एग्जाम के टाइम पे। एक क्वेश्चन कहता है कि CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स, C4 पौधों में CO2 का स्वीकर्ता कौन है? क्या वो RUBP है, PEP है, PGA है, या फिर ऑक्सैलिक एसिड है? अगर आप इनके क्वेश्चंस को देखेंगे, ऑप्शंस को देखोगे, तो आपको पता चलेगा CO2 का जो फर्स्ट एक्सेप्टर है वो C4 प्लांट का PEP यानी कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक अपनी कॉपी जो मैंने बनाने को बोला गया, इसमें C3 के, C4 का, ठीक है, CO2 एक्सेप्टर लिखो, सारे याद कर लो। यकीन मानो एक क्वेश्चन गारंटी फिक्स है, यहां से आएगा। CO2 एक्सेप्टर आप लिख लो जो भी है आपका, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है ये लिख लो। और आपके एग्जाम में यकीन मानो इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये मेरा वादा है, आज ही मैं इस वीडियो में बोल रहा हूं। आप चाहें तो इसकी क्लिप काट करके इंस्टाग्राम पर, जहां भी आपकी मर्जी वहां पर डाल सकते हो। मैंने कहा है ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन, कि सातवां क्वेश्चन क्या कहता है। सातवां क्वेश्चन कहता है कि विच आयन सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, यानी कि कौन सा आयन शुक्राणु की गतिशीलता को रोकता है। यानी कि यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए, चारों में एक एक आयन का नाम लिखा गया है। तो कौन सा ऐसा आयन है जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है, यानी कि स्पर्म की स्पीड को स्लो कर देता है, ताकि वो आगे जाकर के फीमेल को प्रेग्नेंट ना कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, कैल्शियम, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो जो कॉपर है ना, वो स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस कर देता है। अब मैं बताऊं, कॉपर तो कर देता है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जाना, वहां पर आपको तीन चार वहां पर ऑप्शन दिए गए।
प्रेगनेंसी से बचाने के लिए जो मेथड्स हैं, ठीक है, उसको याद करना, कॉपर टी का इस्तेमाल कब किया जाता है, ठीक है, और वहां पर कुछ 2-3 चीजें और होंगी, जैसे हार्मोन्स रिलीज करने वाले कौन से आईयूडीज होते हैं, उनके नाम्स को याद करना। एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा, वहां से भी एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, और यह भी मैं बोल रहा हूं कि यह क्वेश्चन भी इस टॉपिक से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से फिर से एक पूछा जाएगा इन्हीं तरीके से। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट हुआ था, या तो आपका इस टॉपिक से पूछ लिया जाएगा जो बैरियर मेथड्स हैं और आईयूडीज हैं, यूट्राइन डिवाइसेस जो हैं, उनसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इस बार भी आपसे पूछे जाने की जो चांसेस हैं बहुत ज्यादा हाई रहेगी, और इवन नीट तक में क्वेश्चन पूछा गया भाई, सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन, कोई डिफरेंस नहीं, वर्ड टू वर्ड, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एंटागोनिस्ट ऑफ जिब्रेलिन हार्मोन, यानी कि गिबरेलिन हार्मोन का विरोधी कौन है? क्या वो ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है, या फिर इथाइलिन है? अब देखो एंटागोनिस्टिक का मतलब समझो, एंटागोनिस्टिक का मतलब विरोधी, अपोजिट। अगर जिब्रेलिन किसी चीज का काम कर रहा है तो उसका अपोजिट वाला उसका अपोजिट काम करेगा, उल्टा काम करेगा। अगर जिब्रेलिन किसी चीज को बढ़ा रहा है तो उसका एंटागोनिस्ट जो है उस चीज को घटाएगा, क्या करेगा? घटाएगा, है ना। तो भाई देखो जिब्रेलिन क्या है? एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, तो ऑक्सिन भी आपका प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, आपको पता है। उसके बाद साइटोकाइनिन भी आपका प्रमोटर है, लेकिन यहाँ पर जो एब्सिसिक एसिड है और यहाँ पे इथाइलिन है, ये दो के दोनों इनहिबिटर है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, पीजीआई है। तो इन दोनों में से एक आंसर होगा, और कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर जो आपका है सी, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि स्ट्रेस हार्मोन किसे कहा जाता है, क्या स्ट्रेस हार्मोन किसे कहा जाता है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो परेशान मत होना, ऐसे क्वेश्चंस को रिपीट होते हैं और रिपीट होने देना, और ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ते रहना, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसे लगाते रहना। और हाँ, कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज को बिल्कुल भी ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि आपके लिए वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारा नर्सिंग गुरुकुल, जो बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल कंटेंट प्रोवाइड कराता है ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सको, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रोटोनीमा इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि प्रोटोनीमा किसका लक्षण है? क्या वो फर्न का है, मॉस का है, जिम्नोस्पर्म का है, या फिर एंजियोस्पर्म का है? क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मॉस। जो प्रोटीनीमा स्टेज होती है वो मॉस का करेक्टर है। बहुत सिंपल सी बात है, आपका जो चैप्टर है प्लांट किंगडम, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आपके एग्जाम में भी बहुत बार आने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन कहा गया कि हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू विच फैमिली, यानी कि घर की मक्खी किस कुल से संबंधित है? क्या कुलिसिडी से? नहीं। फॉर्मिसिडी से? नहीं। एपिडेई से है? नहीं। तो भाई मक्खी जो है मक्खी कुल से ही होगी ना, किससे? मक्खी कुल से ही होगा ना। कुलिसिडेई मच्छर का कुल होता है, मच्छर की फैमिली होती है। फॉर्मिसिडेई चींटी ही होती है। एपिडेई मधुमक्खी का फैमिली होता है। लेकिन हमसे पूछा गया था घर की मक्खी, जिसे हम हाउस फ्लाई बोलते हैं, तो मसेडी से नाम से, मसेडियई नाम से इसकी फैमिली होती है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर यहाँ पर पूछ ही गया है तो ह्यूमन का भी आपसे पूछा जा सकता है, ह्यूमन का पूछा जा सकता है, मैंगो का पूछा जा सकता है, ठीक है, और किसका पूछा जा सकता है? मैंगो का, ह्यूमन का, और इसका वीड का, क्योंकि एनसीईआरटी में यही 3-4 दिए गए। तो ह्यूमन का होमिनिडेई होता है, होमिनिडेई होता है। मैंगो का क्या होता है? मैंगो का एनाकार्डियेसी होती है फैमिली, कौन सी होती है? मैंगो का चलो आप लोग बताओ, इसका भी आप लोग बताओ। इन दोनों के कमेंट में आंसर दिखने हैं। देखो कमेंट में करने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप एक बार अगर आपको आता है तो कमेंट में डायरेक्टली लिख दोगे, रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो एक बार बुक उठा के देखोगे, पढ़ोगे, फिर आपको याद आ जाएगा। मेरे सामने में बुक खुली रखी, मैं जब भी कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ ना तो सारे क्वेश्चन को मैं वेरीफाई करता हूँ, सारे क्वेश्चन को देखता हूँ एक बार, ताकि मैं कोई चीज गलत ना बता दूं। मैं बताने को अभी तुरंत बता दूंगा, लेकिन आप इस चीज को इतना इग्नोर कर जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने मन से खुद से ये चीज करोगे तो भाई कहीं ना कहीं वो चीज आपके दिमाग में रह जाएगी और एग्जाम में आएगा तो आप 100% मेरी गारंटी है आप करके आओगे, इस क्वेश्चन को कभी भी नहीं छोड़ोगे, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, और देखते हैं 11 क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट इज कॉल्ड, बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए को क्या कहा जाता है? वायरस तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाता, क्योंकि वायरस में प्रोटीन कोट होता ही होता है। तो कौन सा होता है? वायरोइड्स जो है, वायरोइड के पास बिना
प्रोटीन का कोट होता है, यानी कि जो वायरॉइड्स होते हैं सिर्फ आरएनए से बने होते हैं, वो भी फ्री आरएनए से। किससे? फ्री आरएनए से बना हुआ होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है? एक्स एक्स होता है, एक्स वाई होता है, एक्स नॉट होता है, या जेड डब्ल्यू होता है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको ये 2 सही लग रहे होंगे, लेकिन अगर हम डिटर्मिनेशन की बात करें तो डिटर्मिनेशन हमेशा एक्स वाई से होता है, तो एक्स वाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्स एक्स नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है अगली बार कि वर्ड्स का किसका होता है? जेड डब्ल्यू जो होता है वर्ड्स का होता है, किसका होता है? वर्ड्स का होता है, याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड एक्स नॉट किसका होता है? इसका कमेंट आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स में, ताकि आप खुद की स्टडी को एनालाइज कर सको कि भाई आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विच इज नॉट पार्ट ऑफ स्टोमेटल अपरेटस, यानी कि स्टोमेटल उपकरण का भाग नहीं है इनमें से कौन सा? क्या वो गार्ड सेल है? ये तो बिल्कुल है। सब्सिडरी सेल तो बिल्कुल होता है, स्टोमेटल पोर तो बिल्कुल होता है, लेकिन अगर क्यूटिकल की बात करें तो क्यूटिकल नहीं होता है। क्यूटिकल स्टोमेटल अपरेटर का पार्ट नहीं होता है। क्यूटिकल एपिडर्मिस का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? एपिडर्मिस का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर नॉट लिखा है, इस शब्द को याद रखना, नॉट लिखा हुआ है, नहीं है किसका, वो पूछा गया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 पर मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। एंड अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन कहता है, इससे भी नीट में बहुत बार पूछा गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि द्विनाम पद्धति के बारे में गलत कथन कौन सा है? क्या वो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसमें 2 वर्ड्स यूज किए जाते हैं, 2 शब्द? अब बाइनोमियल है तो भाई 2 किए जाएंगे, सीधी सी बात है। तो पहला स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट वर्ड को हम जीनस बोलते हैं, एग्जैक्टली फर्स्ट वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड होता है, पहला वंश होता है, उसे जीनस बोलते हैं। दूसरे वाले को स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। ठीक है, एंड अगर हम थर्ड वाले की बात करें तो क्या सेपरेटली हम अंडरलाइन करते हैं? एग्जैक्टली जब हम इसे हैंड रिटन लिखते हैं तो इटैलिक्स तो कर नहीं सकते हैं, तो हम उसे क्या कर सकते हैं? उसे हम सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, बोथ कैपिटल लेटर्स, क्या दोनों आपका क्या जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों को हम कैपिटल लेटर से पहले शब्द को लिखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये गलत है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर यही है। तो जो मैं बताऊं, जो जीनस होता है उसके पहले अक्षर को हम कैपिटल लेटर लिखते हैं, लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर भी हम स्मॉल ही शुरू करते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ड्रोसोफिला, यानी कि ड्रोसोफिला के बारे में गलत कथन इनमें से कौन सा? क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्या ड्रोसोफिला की लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होती है? एग्जैक्टली आपका जो ड्रोसोफिला है उसका जो जीवन चक्र होता है बहुत छोटा होता है, उसको बहुत ही आसानी से पालन किया जा सकता है। एग्जैक्टली सही बात है। क्या उसको जटिल माध्यम में पाला जाता है? बिल्कुल भी नहीं। इसे हम इजी कल्चर में, इजी मीडियम में ग्रो करते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट की, इनकरेक्ट की बात की जाए तो ये गलत है स्टेटमेंट, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही है। ठीक है, क्लियर म्यूटेशंस उसमें विजिबल होते हैं, आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, और बहुत ही शॉर्ट एक टाइम में बहुत ज्यादा मल्टीपल प्रोजेनिस प्रोड्यूस होती है, ताकि आप एक्सपेरिमेंट कर सको, इसलिए नहीं, वो करती हैं तो करती हैं, हम चूज इसलिए करते हैं ताकि बहुत ही आसानी से हम उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, क्लियर म्यूटेशंस देख सकें और अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बना सकें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि अल्टरनेट फाइलोटैक्सी इज फाउंड इन, यानी कि वैकल्पिक पर्ण विन्यास किसमें मिलता है? क्या वो कैलाट्रोपिस में मिलता है, चाइना रोज में मिलता है, मस्टर्ड में मिलता है, या सनफ्लावर में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी होती है वो मस्टर्ड में मिलती है। किसमें मिलती है? मस्टर्ड में। किसमें मिलती है? मस्टर्ड में मिलती है। और आपसे अपोजिट की अगर पूछे जाए, अपोजिट की, किसकी? अपोजिट फाइलोटैक्सी की, तो अपोजिट फाइलोटैक्सी जो होती है वो गुआवा में मिलती है, गुआवा में, और उसके कैलाट्रोपिस में मिलती है। ठीक है, गुआवा में और कैलाट्रोपिस में मिलती है। अपनी उस कॉपी पे लिख लो जो मैंने बताई थी आपको कि आपको उसे बनानी है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग, यानी कि इनमें से कौन सा है जो मादा मेढक में नहीं होता है? क्या वो वोकल सेक्स है, स्वर थैली? बिल्कुल प्रेजेंट होता है, लेकिन कॉपुलरी पैड जो होता है, कॉपुलेटरी पैड, वो सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट
होता है, फीमेल्स में नहीं होता है। इसमें यही पूछा गया फीमेल्स में क्या प्रेजेंट नहीं होता है। भाई ओवरीज किडनी तो प्रेजेंट ही होती है, सबको ही पता है, ठीक है। तो 17 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो जिस प्रकार के यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, जो कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज मैंने बताया नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, जिसमें टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू, मॉडल पेपर सारी चीजें अवेलेबल है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इस पेपर में जो हमारे उस पेपर में ना हो। यानी कि जितनी भी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, सबकी सब बहुत ज्यादा यूनिक, बहुत ज्यादा जेन्यून और बहुत ज्यादा ऑथेंटिक कंटेंट है बेटा, ठीक है। तो नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को आज ही डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से भी आप उसे देख सकते हो, ठीक है। बाद में रिव्यू जरूर देना कि मैंने आपको यहाँ पर कैसे पेपर का एक्सप्लेनेशन जो करा आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कहा गया नॉट ट्रू अबाउट मोनेरा, यानी कि मोनेरा के बारे में कथन सही नहीं है। गलत कथन कौन सा है? क्या मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है? एग्जैक्टली बिल्कुल होती है, तो सही है। यूनिसेलुलर होता है? एग्जैक्टली सही होता है। नो न्यूक्लियस, क्या इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है? होता है भाई, न्यूक्लियस तो होता है। वेल डिफाइंड नहीं होता है, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस होता है। लेकिन 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 एक चीज देखो, यहाँ पर लिखा गया सभी विषम पोषी हैं। क्या सभी हेटेरोटॉपिक होती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो पराग कण के बारे में गलत कथन कौन सा है? यहाँ पर इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है, क्या एक्साइन को हम आउटर लेयर बोलते हैं? बाहरी परत, बिल्कुल सही बात है, हम बोलते हैं। इंटाइन इनर लेयर होती है, एग्जैक्टली सही बात है, होती है ना। एक्साइन इनर लेयर होती है, अभी तो बताया था एक्साइन आउटर लेयर, वो सही थी। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है कथन, ये गलत है, और ये गलत है तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि गलत कौन सा ये पूछा गया था। अगला देख लें, रेसिस्टेंट लेयर होती है, एग्जैक्टली आपकी रेजिस्टेंट जो लेयर होती है वो एक्साइन ही होती है, ठीक है। कौन सी होती है? एक्साइन होती है, और ये स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन से मिलकर के बनी होती है। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, इसे डिग्रेड नहीं किया जा सकता है कैसे भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि डीएनए यूज इन फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सा डीएनए उपयोग होता है? क्या उसमें कोडिंग डीएनए होता है, सैटेलाइट डीएनए होता है, एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है? मैं बता दूं जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसमें सैटेलाइट डीएनए का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सैटेलाइट डीएनए का उपयोग किया जाता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करें। अगला क्वेश्चन कहता है कि द फंक्शन ऑफ टैपेटम, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ पीडीएफ को, ताकि क्लियर मैं भी विजिबल रहूं आपको और आप भी क्लियर इसे देख सको। शायद आई थिंक अब मैं क्लियर हूं आप सभी को, और ये पीडीएफ भी आपको क्लियर होगी, ठीक है। फंक्शन ऑफ टैपेटम, टैपेटम का कार्य क्या होता है? तो आप देखेंगे टैपेटम का जो कार्य होता है, क्या फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है? बिल्कुल भी नहीं। स्टोरेज में होता है? बिल्कुल भी नहीं। प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है? नहीं। कराता है, कराता है। टैपेटम की कुछ लेयर्स होती हैं, वो जो टैपेटम की कुछ लेयर्स होती है, नहीं टैपेटम प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं कराता है, लेकिन टैपेटम नरिशमेंट जरूर कराता है। क्या कराता है? नरिशमेंट कराता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली टैपेटम प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, समझे। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 22। एंड क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि फिश विद ओपराकुलम, ओपराकुलम वाली मछली कौन सी है? क्या वो शार्क है, रोहू है, डॉगफिश है, रे है? तो जब आप ओपराकुलम की बात करोगे तो ओपराकुलम होता क्या है पता है? ओपराकुलम होता कवर होता है। यहाँ पर जब आप किसी फिश को देखोगे जिसे लोग खाते हैं, तो यहाँ पर देखोगे एक कवर होता है जिसको खुल सकता है, ऐसे ऐसे खुलता है, जिसके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि गिल्स को कवर करने के लिए जो कवर प्रेजेंट होता है उसे हम ओपराकुलम बोलते हैं। तो ये उनमें प्रेजेंट होता है जो हम आसपास में खाते पीते हैं। तो खाते पीते शार्क को खाता नहीं, डॉग फिश को कोई खाता नहीं, रे को खाता नहीं, तो रोहू ही है। मैं इसे लॉजिक से नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल याद है मुझे, तो आपको भी याद करने हैं कौन से ओपराकुलम के साथ हैं, कौन से बिना ओपराकुलम के साथ है, सारे आपको एनिमल किंगडम से पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है ओपन वेस्कुलर बंडल फाउंड इन, यानी कि ओपन वेस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है? तो ओपन वेस्कुलर बंडल डाइकोट स्टेम में पाया जाता है, एग्जैक्टली। तो अगर ओपन पूछा गया है तो आपसे क्लोज भी पूछा जा सकता है। तो क्लोज कौन सा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ये चीज आपको याद करनी है,
एनसीईआरटी खोलो, मॉर्फोलो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट उसमें रटो, चाहे जो करो, एग्जाम नजदीक है तो आपको रटना ही पड़ेगा और इस चीज के क्वेश्चन को सही करके आना, गलत करके नहीं आना है यार, नाम नहीं डुबाना नर्सिंग गुरुकुल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 क्वेश्चन कहता है कि सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन, यानी कि द्वितीय यह वृद्धि किसमें होती है। वही सीधी सी बात है, डाइकॉट जो होते हैं, डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोनोकॉट में तो होती नहीं है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 25। तो एक बात बता दूं, क्वेश्चन नंबर 25 तो सही है, लेकिन इसके ऑप्शन थोड़े गड़बड़ है, लेकिन इसका मैच द फॉलोइंग, इसे मैचिंग कहीं से हो नहीं पा रही है, ठीक है, मैचिंग कहीं से हो नहीं पा रही है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, इसे हम बाद में फिक्स कर लेंगे। एंड देन बाद में नेक्स्ट जो मॉडल पेपर कराएंगे, मॉडल पेपर क्या, नेक्स्ट जो हम प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे ना केमिस्ट्री का, उसमें देख लेंगे इस क्वेश्चन को, सही होगा तो कर देंगे, नहीं मिल पाएगा तो छोड़ देंगे, एक ही क्वेश्चन तो छूट रहा है। अगला क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ रेनिन बोला गया है, RENIN, याद रखना ENIN है, ठीक है, डबल एन नहीं है। रेनिन का मुख्य कार्य क्या होते हैं, क्या रेनिन का काम इंक्रीज ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि रक्तचाप को बढ़ाना होता है, एक्टिवेट रास सिस्टम होता है, रास प्रणाली को सक्रिय करना होता है, या फिर दोनों होता है, या फिर डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर। तो भाई जो रेनिन होता है इसका मेन काम होता है कि भाई ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना, रास का जो सिस्टम है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम जो है उसे एक्टिवेट करना। तो एग्जैक्टली बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि इंडार्क मंडल फाउंड इन, यानी कि इंडार्क संवाहिनी मंडल कहाँ पाया जाता है, क्या मोनोकॉट रूट में पाया जाता है, डाइकॉट रूट में पाया जाता है, डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है, या लीफ में पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर आपको इंडार्क पूछा है तो आपसे एक्सार्क भी पूछा जा सकता है, एक्सार्स भी पूछा जा सकता है, तो एक्सार्स आपको पता करना है कहाँ पाया जाता है, अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भैया कि एक्सार्स और इंडार्स यहाँ पर पाया जाता है, मुझे मालूम है, मुझे याद है और मैं करके आऊंगा अगर एग्जाम में आएगा, ठीक है। और जिन बच्चों को नहीं मालूम है ना यार, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो यार कि भाई हमें नहीं पता, कोई तो मुझे बता दो, या तो कोई बच्चा आकर के पता जाएगा, या तो भैया आप जाकर के ChatGPT, जेमिनी या फिर गूगल से जाकर के सर्च कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड पोस्चर, यानी कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और मुद्रा नियंत्रित करता है। तो भाई सेरिबेलम करता है, कौन करता है, सेरिबेलम करता है, याद रखना, ठीक है, सेरिबेलम करता है। एंड आज के जो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर के बायोलॉजी सेक्शन के, तो इसमें लास्ट क्वेश्चन से पहले है सेकंड लास्ट, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, इवन नीट तक, ये सारे नीट के ही क्वेश्चन है यार, एग्जैक्टली नीट के क्वेश्चन है, इजी वाले, जो नीट में इजी क्वेश्चन आ जाते हैं ना, ये वही क्वेश्चन है, उससे बाहर कुछ नहीं है, सब नीट में रिपीटेड है, सारे नीट के क्वेश्चन है, एक भी नीट के बाहर का नहीं है, ठीक है। तो विटामिन के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, लेकिन अगर हम प्रोटीन की बात करें, कौन सा प्रोटीन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, तो फाइब्रिनोजेन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा संरचना जिम्मेदार होती है। तो भैया राइबोसोम होती है, ये चीज आपको हमेशा से पता होगी, और लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप पता कर लो, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आज हमने बायोलॉजी का पूरा सेक्शन 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर एम्स का, एम्स BSc नर्सिंग का। अब हम नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर केमिस्ट्री का जो पेपर है हम उसे करने वाले हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन हैं, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स, ये सारे क्वेश्चन आपको हमारे नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप में मिल जाएंगे, nursinggurukull.in की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। और मैं बता दूं, अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी, आप उसे एक बार चेक कर लेना। एंड फिर भी कोई दिक्कत परेशानी कोई इशू आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर रहने वाला है नर्सिंग गुरुकुल की टीम का, वो रहेगा 97, ठीक है, 95020344, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है नर्सिंग गुरुकुल का, जिसे आप किसी नर्सिंग गुरुकुल के नाम से अपने फोन में सेव कर सकते हैं, ताकि आपको किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत परेशानी है आप एनी टाइम हमसे कॉन्टैक्ट करके अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में केमिस्ट्री का, जिसे हम मजेदार तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।